वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के अध्याय 5 की। अब तक हम 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी अध्याय की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आराम से इस वीडियो को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपके लिए लाभदायक है या नहीं। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज के अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हम राज्य के बारे में बात करेंगे और राजा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एक गणराज्य के बारे में भी बात करेंगे, साथ में एक महाजनपद को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। उसमें सबसे पहला टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक मतलब है राजा महाराजा जो बनते थे वो किस प्रकार बनते थे। ये आपके एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है इस पाठ का। पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कल पूछा था, तो वो था कि हमारे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, और जबकि चरक ने उसको 360 बताया था। तो जो हड्डियां हैं, हड्डियों की संख्या मानव में 206 पाई जाती है। एक गण ने इसका आंसर दिया था 206, एकदम राइट आंसर है वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ लोग शासक कैसे बने। तो राजा जो शासक होते थे वो राजा कहलाते हैं। राजा हम जानते हैं कि राजा को चुनने के लिए लोग रहते थे, लोगों को हम कहते हैं जन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजा जन, यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की परंपरा में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये था कि यज्ञ आयोजित कर राजा बनने लगे थे। यज्ञ करते थे और यज्ञ आयोजित करके किस प्रकार बना जाता था राजा। यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को छोड़ने के पश्चात वो घोड़ा जहाँ जहाँ घूम के आता, उस जगह पे उस जो राजा है जिसने घोड़ा छोड़ा है उसका राज्य माना जाता था। लेकिन अगर कोई उस घोड़े को बीच में ही पकड़ लेता तो वो राज्य वहाँ पर ख़त्म हो जाता, और जबकि जिसने वो घोड़ा पकड़ा है उसे घोड़े छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और फिर जीतने के बाद में वो सीमा डिसाइड की जाती थी। अब हम बात करेंगे ये जो यज्ञ थे, यज्ञ कौन करवाते थे। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये यज्ञ पुरोहित करवाते थे, और पुरोहित जब ये यज्ञ संपन्न करवाते उसके बाद में उन्हें उपहार की व्यवस्था की गई थी, उन्हें उपहार दिया जाता था। अगली हम बात करेंगे मुख्य स्थान किसका था, राजा का। ऑब्वियस सी बात है, जब राजा राज कर रहा है तो मुख्य स्थान भी राजा का ही रहेगा। राजा को कहाँ बिठाया जाता था, या तो राज सिंहासन पर, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाघ की खाल का आसन। इन दोनों चीज़ों पर राजा को बिठाया जाता था। बाघ की खाल का आसन भी राजा के बैठने के लिए काम में आता था। बात करते हैं राजा के साथ में एक सारथी रहा करता था। सारथी मीन्स साथी, जो राजा के विजयों का गुणगान किया करता था। राजा उसको इनाम प्रदान करते थे। आगे हम बात करेंगे विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, आप विष और वेश्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वेश्य शब्द से ही विष निकला है। तो जो वेश्य है वो राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। और जो वेश्य हैं इनको जो पुरोहित है, जो कि ये जो है इन्होंने यज्ञ करवाए थे, वो पुरोहित विष या वेश्यों को क्या मानते थे, शूद्र मानते थे, और इनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक बात। उत्तर वैदिक क्या होता है, ऋग्वेद के पश्चात जितने भी वेद रचे गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक कहते हैं। उत्तर वैदिक में हमारे पास में आएंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों के तीनों वेद हमारे पास में उत्तर वैदिक के अंतर्गत आते हैं। और भी वैदिक ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद के बाद में रचे गए हैं, वो सभी ग्रंथों को हम उत्तर वैदिक काल में रखेंगे। आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कल हमने इन तीनों ग्रंथों के, चारों ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। जो चौथा ग्रंथ कौन सा है, 3 तो ये सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हो गया। चौथा हमने कल एक पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ लिया था, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में दें। अब हम बात करें
पुरोहित द्वारा रचित उन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां व तथा सामाजिक नियम बताए गए हैं। जो ये उत्तर वैदिक काल में जो वेद लिखे गए हैं उनमें क्या क्या है, संपादन की विधियां हैं तथा सामाजिक नियम भी उसी में बताए गए हैं। अब इसके बाद में पुरोहितों ने जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको वर्ण में विभाजित कर रखा था। विभाजित का मतलब है उनको क्या क्या कार्य करने हैं। तो कितने वर्ण थे, टोटल 4 भागों में विभाजित कर रखा था। पहले भाग का नाम था ब्राह्मण और ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन, अध्यापन व यज्ञ करवाना। इसके बाद में दूसरा कार्य था क्षत्रिय का, और क्षत्रिय में कार्य का था उनका था शासक और तथा युद्ध करना। इसके बाद में विश्य या वैश्य, इनका कार्य था कृषि, पशुपालन और व्यापार। ये तीनों काम किसके थे, विश्य या वैश्य के। अगला नाम आता है शूद्र का। इन सब की सेवा करना किसका काम था, इन तीनों की सेवा कौन करता था, शूद्र करता था और इसे अछूत समझा जाता था। शूद्र महिलाओं तथा शूद्रों को, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शूद्र की तरह अपवित्र माना जाता था। वर्ण निर्धारण का जो है, किससे वर्ण निर्धारण किया जाता था, जन्म के आधार पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण का निर्धारण किससे किया जाता था, जन्म के। जैसे कि कोई अगर ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, कोई अगर शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र ही कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे जनपदों की। तो जैसे ही जनपद की बात करेंगे, जनपद एक तरीके से क्या हुआ, जनपद एक एरिया हुआ। एरिया का मतलब जहाँ पे कोई जनता रहती हो। तो महायज्ञ करने वाले राजा जन के ना होकर अब जनपद के होने लगे। जनपद मतलब एक बड़ा एरिया हो गया। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह। तो शाब्दिक अर्थ हुआ जन के बसने की जगह जनपद का। जनपद के लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में। फसलें कौन कौन सी, चावल, गेहूं, धान, दालें, गन्ना, तिल व सरसों। मिट्टी के बर्तन वो उपयोग में लिया करते थे। अब जो बर्तन लेते थे उसमें जो चित्रकारी करते थे उसका रंग कौन सा था, धूसर कुछ तो, और कुछ कैसा था, लाल। तो टोटल मिला के ये रंग कैसा हुआ, चित्रित धूसर। ठीक है, हमने कल पढ़े थे काले लाल में रद्भांड पढ़े थे, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करेंगे जो ये चित्रित करते थे मिट्टी के बर्तनों पर, वो किस प्रकार की लाइनें खींचते थे। तो लाइनों में सरल रेखाएं भी होती थी और ज्यामितीय आकृति की भी रेखाएं हुआ करती थी। आगे हम बात करेंगे महाजनपद की। जनपद हो चुके हैं। जनपद के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, साम्राज्य बढ़ता गया, तो महाजनपद का उन्होंने रूप ले लिया। महाजनपद जो बनना स्टार्ट हुआ लगभग 2500 साल पहले। जनपद किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपद में। इनकी अलग से एक राजधानी हुआ करती थी और वो जो राजधानी थी उसमें किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी किससे की गई थी, लकड़ी, ईंट, पत्थर की दीवारों से। ठीक है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी उनका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक महाजनपद था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। मगध की हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जाकर। उसकी राजधानी थी राजगिरे या फिर पाटलिपुत्र। और ये जो पाटलिपुत्र है इसका आज नाम क्या है, पटना है। और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ मगध कौन से एरिया में स्थित था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। पिछले नोट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ मगध किस एरिया को कहा जाता था, वो आज के दौर में वो मगध क्या कहलाता है। राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि जनपद कैसा हो गया था, महाजनपद में कन्वर्ट हो गया था। एक बड़ा एरिया कंट्रोल करना है तो राजा सेना रखने लगे थे। सेना कैसी, नियमित सेना रखने लगे थे और नियमित उनको वेतन देने लगे थे। भुगतान किस में करते थे, आहत सिक्कों में। आगे बात करेंगे कर की। अगर नियमित सेना रखी है तो उनको वो क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, नियमित सैलरी दे रहे हैं। तो जब उनको नियमित सैलरी दी जा रही है तो उनको सैलरी के लिए जो राजा के पास में थोड़े रुपये भी होना ज़रूरी है, पैसे होना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो क्या करता है, कर लेता था। किससे, जनता से। अब कर किस किस प्रकार के हुआ करते थे, उपज का 1/6वां भाग, जो कृषि होती थी उसका कितना भाग, 1/6वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इसके बाद में कारीगरों से श्रम के रूप में, पशुपालकों से उत्पाद के रूप में। इसी तरह अगर कोई आखे टके या फिर जंगलों में रहने वाला है तो उसे जंगलों के उत्पाद कर के रूप में लिया करते थे। तो कर क्या हुआ, महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। पहले क्या हुआ करता था कि जो है राजा कर नहीं लिया करते थे, वो विभिन्न लोगों से उपहार स्वरूप विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते थे, उससे कार्य चल जाता था। पहले
सेना स्थायी नहीं हुआ करती थी। आगे हम बात करेंगे कृषि में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे का आविष्कार, उससे पहले लोहे का आविष्कार नहीं था। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे के हल भी बनाना शुरू हो गए। पहले हल लकड़ी के बना करते थे। तो लकड़ी के हलों से क्या है, जो मजबूत मिट्टी की होती थी, जमीन जो मजबूत होती थी उसको खोदना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए पहले उपज कम थी। इस वजह से जो है कृषि में ज़्यादा परिवर्तन हो नहीं पा रहे थे। जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे के हल बनने लगे। जैसे ही लोहे के हल बने तो उपज में वृद्धि हो गई, और उपज में वृद्धि हो गई तो काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी उन्हें बढ़ानी पड़ी। तो उपज में वृद्धि के लिए किन किन लोगों द्वारा काम करवाया जाता था? जो जीत के लाते थे, दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर, इन सबको उपयोग में लिया जाता था। किसके? कृषि के लिए। आगे हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, अपने और हिस्ट्री के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी ये रिपीट होगा मगध। तो अभी इसके जितने टॉपिक्स आए उनको एकदम तुरंत रट लेना है। इसमें से जो क्वेश्चन है वो उठने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद का नाम क्या था? मगध। ये महाजनपद था। अब इसके महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है? महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ पे यातायात की सुविधा थी, जल वितरण व्यवस्था अच्छी थी, जमीन उपजाऊ थी। तो ये सभी कारण क्या थे इसके महत्वपूर्ण होने के। इसके अलावा यहाँ पे एक हिस्सा जंगल का था। जंगल हिस्सा का मतलब क्या हो गया? वहाँ पर क्या थी? लकड़ियाँ उपस्थित थी। तो लकड़ियों से क्या झोपड़ी भी बना सकते थे, लकड़ियों का उपयोग करके खाना बना सकते थे, लकड़ी का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा एक साम्राज्य को चलाने के लिए उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी है। तो इन जंगलों में हाथियों के झुंड पाए जाते थे। इनको जंगल से पकड़ कर लाकर और प्रशिक्षण दिया जाता था तथा इनको फिर युद्ध में काम में लिया जाता था। यहाँ पे लोहा अयस्क की प्रचुर मात्रा थी। लोहा अयस्क की प्रचुर मात्रा के कारण उसको उपयोग में लेके वो उपज को बढ़ाया करते थे। 2 शक्तिशाली राजा मगध के हुए थे। इनमें से एक का नाम बिंबिसार है, दूसरे का अजातशत्रु या उसको बोलते हैं अजात शत्रु। आगे हम बात करेंगे महापद्मनंद की, जो ये भी एक महत्वपूर्ण राजा जो है महाजनपद मगध का हुआ करता था। इसका नाम महापद्मनंद है। यह एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने अपना नियंत्रण उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैलाया था। कहाँ तक फैलाया? उत्तर पश्चिम एरिया तक फैलाया था। अब उत्तर पश्चिम एरिया कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे। ऊपर से जम्मू कश्मीर, पिछली जब उस समय की बात करें तो अफगानिस्तान वगैरह भी एक भारतीय उपमहाद्वीप का ही पार्ट था। तो वहाँ तक महापद्मनंद ने अपना शासन फैला लिया था। उसी समय जब हम राजधानी की बात करें तो जो इसकी राजधानी थी वो थी पटना या पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं। और एक क्या थी? राजगीर थी। पहले राजगीर थी, राजगीर जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद में क्या बन गई? पाटलिपुत्र। जो ये उत्तर पश्चिम तक जो साम्राज्य फैलाया गया था उसी के आधार पर एक कहानी है कि मेसिडोनिया का राजा था। मेसिडोनिया की राजा ने क्या किया? पूरे विश्व को जीतने का संकल्प लिया, और विश्व को जीतने के संकल्प में वो चलता हुआ भारत की तरफ आया। लेकिन जैसे ही वो मगध साम्राज्य में एंटर करने वाला था तो उसकी सेना ने वहाँ पे एंटर करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मगध की विशालता और मगध के साम्राज्य के बारे में पहले से सुन रखा था। अब हम दूसरे गणराज्य की बात करेंगे, उसका नाम है वज्जी संघ। नाम है वज्जी। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी वज्जी की है वैशाली। और ये क्या था? एक गणराज्य था। गण क्या होता है? गण शब्द का उपयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। वहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता, राजा बहुत सारे हुआ करते थे। मतलब क्या हुआ? कई शासक होते थे। और जो बुद्ध और महावीर दोनों गण से संबंधित थे। ये बात थी वज्जी की। अब वज्जी संघ का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो आपको बता दें, वज्जी संघ का उल्लेख दीघ निकाय में मिलता है। और दीघ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो 2300 साल पहले लिखा गया था। अब आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र या गणतंत्र की। जो हमने बात की है, गण क्या था? वज्जी एक गण था। अब गण की भी बात कर ली, क्या होता है? बहुत सारे लोगों का एक क्या होती है? संस्था होती है। अब प्रजातंत्र, सबसे पहले इसका उदाहरण कहाँ मिला प्रजातंत्र का? तो उसकी बात करते हैं। एथेंस में ये हमें मिला है। और कितने साल पहले? 2500 साल पहले। ये गणतंत्र कितने साल चला? 200 साल चला। ये व्यवस्था 200 साल चली। और 30 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को, ओनली पुरुष, ये ध्यान रखना है, ओनली पुरुषों को पूर्ण नागरिकता दी गई थी। साल भर में कम से कम 40 सभाएं की जाती थी। सभी नागरिक इसमें
भाग लेते थे। नागरिक कौन? पुरुष। पदों की नियुक्ति, अब जब गणराज्य है तो उन पदों की नियुक्ति भी होती होगी। पदों की नियुक्ति किस व्यवस्था से होती थी? लॉटरी के माध्यम से पदों की नियुक्ति हुआ करती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था। अब अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप इस जो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। अब आपको इन 2 क्वेश्चंस का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में देना है। मगध, वज्जी व अंग की राजधानियाँ क्या थी? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है वज्जी संघ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपको किसी और विषय के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।